हाय, इट्स मी सत्यम एंड स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 7 ऑफ स्ट्रेंजर सीरीज़ बुक 2। रिवाना ने नींद में डूबी अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और एक करवट ली। उसने अपने शरीर पर कुछ नर्म सा महसूस किया, सफ़ेद रंग का एक बेड शीट, और तब उसे समझ में आया कि वो पेट के बल लेटे हुए थे। एक झटके में वो उठकर बैठ गई। उसने पिछली रात वाले ही कपड़े पहने हुए थे। उसने आसपास देखा लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो आखिर है कहाँ। कमरे में सब कुछ साफ़ सुथरा और अपनी जगह पर था। माहौल बहुत खुशनुमा और आरामदायक था, लेकिन कमरे में एक किस्म की खौफनाक खामोशी थी जिससे रिवाना डर गई। उसे समझ में आ गया कि वो अकेली है और साथ ही यह भी एहसास था कि वो अकेली नहीं है। उसने दाहिने और घूम कर देखा। उसके बिस्तर के बगल में एक मेज पर लैंप, एक मेन्यू और एक फ़ोन रखा हुआ था। मेन्यू कार्ड में बोल्ड में द ताज लिखा हुआ था। उसमें नीचे रिसेप्शन का नंबर था। उसने खुद को मेज के पास खींचा और फ़ोन उठा लिया। गुड मॉर्निंग द ताज रिसेप्शन, हाउ मे आई हेल्प यू? एक आदमी की आवाज़ आई। हाय, मैं रिवाना बनर्जी, मैं आपके होटल से बात कर रही हूँ शायद। यस मैम, आपने रात में ही चेक इन किया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको रूम में? मुझे यहाँ लेकर कौन आया? एक सेकेंड मैम। रिवाना सांसें रोक के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। हेलो मैम, रिसेप्शनिस्ट ने लाइन पर आकर कहा। आपको यहाँ मिस्टर AK बनर्जी लेकर आए थे। एक पल के लिए रिवाना को लगा ये नाम पहली बार सुन रही है, और फिर उसे समझ में आया कि ये नाम तो उसके पिता का था। क्या मिस्टर AK बनर्जी? लेकिन वो तो मेरे पापा है, उसके मुंह से निकला। ओह अच्छा। रिसेप्शनिस्ट को समझ में नहीं आया कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। आखिर एक रिसेप्शनिस्ट को इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि रिवाना को वहाँ पहुँचाया किसने। बात तो यह है कि ब्रेकफास्ट के साथ उसके कमरे के किराए से पहले ही दिए हुए थे और उसको सिर्फ इसी से मतलब था। मैम, हमें आपका ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा गया है। जब अभी आप तैयार हो प्लीज़ हमें इत्तला कर दीजिएगा। मुझे आपकी तरफ से रूम सर्विस को इन्फॉर्म करने में खुशी होगी। मेरे पापा कैसे दिखते हैं? सॉरी, ये रिसेप्शनिस्ट को खबर नहीं था कि रिवाना को पिछली रात बेहोशी की हालत में कोई यहाँ लेकर आया था। उसे पक्का यकीन हो गया कि ये लड़की पागल है, वरना कोई ये क्यों पूछेगा कि उसके पापा कैसे दिखते हैं। मेरा मतलब है जो इंसान मुझे लेकर आया था वो कैसा दिखता है। रिवाना ने अपने सवाल को दूसरे शब्दों में पूछने की कोशिश की। रिसेप्शनिस्ट को फिर भी सवाल समझ में नहीं आया। लंबा, गेहुआ रंग, लंबे घुंघरेटे बाल और आई एम सॉरी मैम, लेकिन मुझे इतना याद नहीं। अच्छा, यानी कि बाबा नहीं थे, रिवाना ने सोचा। क्या मैं नाश्ता भिजवा दूँ? हाँ, थोड़ी देर में, रिवाना ने कहा और फ़ोन का रिसीवर रख दिया। उसे अचानक याद आया कि उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला था। अजनबी को उसने थोड़ी देर पहले धमकी दी थी और अब वो यहाँ थी। रिवाना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। धमकी काम आई। अजनबी नहीं चाहता कि वो खुदकुशी करे। इसका मतलब ये था कि उसे अभी भी परवाह थी, और उसे परवाह इसलिए थी क्योंकि रिवाना को कोई न कोई अहमियत अजनबी के लिए थी। लेकिन होटल के इस कमरे में क्यों? तभी अचानक उसके दिमाग में एक और ख्याल। कौन था? न उसके पेरेंट्स को और न डैनी को मालूम है कि वो कहाँ है। उसने अपने मोबाइल फ़ोन के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन फ़ोन वहाँ नहीं था। रिवाना ने फिर से होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन किया। गुड मॉर्निंग द ताज रिसेप्शन, मेरा फ़ोन खो गया है, मुझे तुरंत एक कॉल करने की ज़रूरत है। जिस नंबर पर फ़ोन करना है वो दबाने से पहले 0 दबाइए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। थैंक्स। रिवाना ने रिसीवर रखा और डैनी का नंबर मिलाया। हेलो। फ़ोन बहुत दूर की बात उठा। मैं बोल रही हूँ। रिवाना नॉर्मल आवाज़ में बात करना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकी। हाय। डैनी की आवाज़ भी सख्त थी। सेमिनार कैसा चल रहा है? डैनी ने पूछा। सेमिनार? तुमने कल रात मुझे मैसेज किया था कि तुम सेमिनार के लिए पुणे जा रही हो। रिवाना को यकीन नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसने यकीन कर लिया। स्टबी ने उसके साथ जो पहले किया उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था। हाँ, सेमिनार अच्छा चल रहा। और फिर दोनों तरफ एक अटपटी सी खामोशी छा गई। तुम वापस कब आओगी? डैनी ने पूछा। जल्दी। दोनों एक दूसरे को लव यू कहना चाहते थे लेकिन सी यू कहकर फ़ोन रख दिया। उसके बाद
उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, क्या पता अजनबी ने उन्हें क्या कहा हो। रिवाना ने सोचा, मम्मा मीनी थैंक गॉड तुम मैसेज कर दिया, तुम्हारे बाबा और मैं परेशान हो गए थे। कौन सा मैसेज? कि मुंबई में कुछ नेटवर्क इशू है, तुम फ़ोन नहीं कर पाओगी। हमने तुम्हारा फ़ोन पर कॉल किया लेकिन फ़ोन अनरीचेबल था। अब नेटवर्क ठीक है? हाँ मम्मा, वरना मैं फ़ोन कैसे करती। एक तरह से रिवाना को राहत ही मिली कि अजनबी ने रिवाना के पेरेंट्स को भी फ़ोन कर दिया, वरना दोनों सुबह की फ़्लाइट लेकर मुंबई पहुंच चुके होते। वो अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि उसके कमरे की घंटी बजी। उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठ गई। रूम सर्विस से कोई था। मैम आपके लिए फ्रेंच ब्रेकफास्ट। होटल यूनिफॉर्म पहने एक आदमी ट्रे लिए खड़ा था। रिवाना दरवाजे से हट गई और उस कमरे में आने दिया। उसने सेंटर टेबल पर ट्रे रखा और फिर कमरे में निकल कर जाकर उसने दीवार से लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बटन दबाते ही खिड़कियों पर पर्दे हटने लगे। पर्दों के हटते सामने दिखाई देते नज़ारे ने रिवाना को मंत्र मुक्त कर दिया। सामने गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हलचल करती भीड़ दिखाई दे रही थी। उसने मुंबई के इस हिस्से को इतनी ऊंचाई से कभी नहीं देखा था। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट मैम। रिवाना ने घूमकर उस आदमी को अपने पीछे दरवाजे को बंद करते हुए जाते देखा। रिवाना ने आगे बढ़कर ट्रे पर नज़र डाली। उसमें कुछ कटे हुए फल, 2 क्रेप, एक क्रॉक्स जैम और एक लंबे ग्लास में कैफे लाटे रखा हुआ था। ब्रेकफास्ट बिल्कुल सही वक्त पर आया था। रिवाना ने जमकर खाया। नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था। आधा खत्म करने के बाद उसने पेट भर गया। कैफे लाटे को हाथ में लिए हुए वो खिड़की की ओर उठाने ही वाली थी कि उसकी नज़र एक छोटे से पेन ड्राइव पर पड़ी जो ट्रे में ही रखा हुआ था। उसने कॉफ़ी को एक तरफ रखा, पेन ड्राइव को हाथ में लिया। उस पर लिखा था मीनी। उसके माथे पर बल पड़ गया। क्या होटल बॉय को इस बारे में मालूम था या बिना किसी के जानकारी के वो इसे यहाँ रख दिया गया? अपने कमरे के विशाल का एलईडी टीवी पर उसकी नज़र पड़ी और रिवाना ने तुरंत पेन ड्राइव टीवी में लगा दिया। रिमोट के जरिए उसे प्ले किया। पेन ड्राइव में एक वीडियो था। हे भगवान! वीडियो देखते ही रिवाना की जान निकल गई। उस वीडियो में उन ट्रिपलेट्स की बुरी तरह चोट खाए चेहरे थे। तीनों हैरान परेशान लग रहे थे और तीनों एक साथ एक ही बात कर रहे थे, आई एम सॉरी मीनी। रिवाना को समझ नहीं आया कि इस वीडियो का करे तो क्या करे। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने और ध्यान से सुनने की कोशिश की। कहीं कुछ बज रहा था। रिवाना ने वीडियो को पॉज किया और कमरे के कोने से आती आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज़ किसी अलमारी के भीतर से आ रही थी। उसने अलमारी खोला, वहाँ एक पुराना नोकिया फ़ोन बज रहा था। किसी प्राइवेट नंबर से फ़ोन आ रहा था। रिवाना ने फ़ोन उठा लिया। हेलो। रिवाना की आवाज़ में परेशानी थी। हेलो मीनी। अजनबी का फ़ोन था। उसकी आवाज़ गहरी, ठोस और चुभती हुई सी थी। क्या मैं वही इंसान हूँ तुम इतनी बेचैनी से ढूंढ रही थी? इस बार आवाज़ एक बच्चे की आवाज़ में तब्दील हो गई। रिवाना के माथे पर बल पड़ गया, लेकिन फिर उसने तुरंत एहसास किया कि ये इंसान आवाज़ को किस किस्म की आवाज़ों में तब्दील करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है और शायद किसी कंप्यूटर से फ़ोन कर रहा है। ये तुम्हारी असली आवाज़ नहीं। क्या तुम्हारा असली रूप यही है? इस बार उसकी आवाज़ एक बूढ़े आदमी सी थी। इस सवाल से रिवाना को कुछ याद आ गया। तुमने आखिरी बार कोई भयंकर गलती कब की थी मीनी? अजनबी ने उसे कई बार ये सवाल पूछा था। इस वीडियो का क्या चक्कर है? ये वो ट्रिपलेट्स है जिन्होंने उस रात तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। पुलिस को घूस देने के बाद तीनों खुलेआम घूम रहे थे और अगले ही वीकेंड इन्होंने दूसरी लड़की को फंसाने की कोशिश की। इसलिए मैंने उन्हें फंसा लिया और उनकी ये वो हालत कर दी जो अगली बार ये किसी को फंसा ना पाए। रिवाना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उस रात मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। यूर वेलकम मिनी। फिर दोनों और खामोशी छा गई। रिवाना को अजनबी से बात करते हुए अच्छा लग रहा था। शायद उस मनोचिकित्सक ने सही कहा था। शायद वाकई उसे सिंड्रेला कॉम्प्लेक्स हो गया था। उसने अगले सवाल के बारे में सोचने में थोड़ा वक्त लगाया और फिर सीधे सीधे पूछ लिया, हिया चौधरी कौन है? उसने पूछा। अगर मुझे बताना ही होता तो मैं बता दिया होता अब तक। यानी कि तुम चाहते हो कि मैं खुद मालूम करूं, लेकिन तुम नहीं बता सकते। तुम स्मार्ट होती जा रही हो मीनी। आई लाइक इट। रिवाना के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। किसी से इस तरह बात करते हुए उसे राहत मिल रही थी। सिर्फ वही जानती है कि इस लम्हे को उसने कितना इंतज़ार किया था।
यानी कि तुम हिया के बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगे, है ना? नहीं। और तुम मुझे तब तक चैन से बैठने नहीं दोगे जब तक मैं इसका जवाब खुद से खोज नहीं लेती। तुम स्मार्ट ही नहीं होती जा रही, बल्कि मुझे भी बेहतर समझने लगी हो। रिवाना के चेहरे पर आई मुस्कान और बड़ी होगी। वो पता लगा ही लेगी कि हिया किस तरह उससे जुड़ी थी, लेकिन इससे पहले और मसलों को समझना ज़रूरी था। मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है, उसने कहा। दूसरी ओर से खामोशी से उसे समझ आ गया कि अजनबी उसकी बात सुन रहा है। उसने आगे कहा, तुम शायद जानते हो डैनी और मेरे बीच क्या चल रहा है। नित्या हमारे साथ रहने के लिए आ गई है। पता है। अजनबी की इस बात बीच में ही काट दी। मुझे लगा कि डैनी के साथ मेरा रिश्ता मेरी पकड़ से बाहर होता जा रहा है। मुझे ये बात बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है। मुझे लग रहा है कि इस चक्कर में मेरा भी दिमाग ख़राब होता जा रहा है। अगर तुम किसी चीज़ पर बार बार सवाल उठाओ तो उसे बहुत देर तक अपनी पकड़ में नहीं रख सकती। अजनबी ने यह बात गहरी मर्दाना आवाज़ में कहा। मैं कैसा सवाल ना उठाऊं? जब से नित्या हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में आई है, वो मुझे चीज़ दिखाई देने लगी है जिसे देखने में पहली बच रही थी। डैनी और नित्या साथ साथ। हाँ, मुझे जलन होती है। शायद मैं डैनी और नित्या के सामने ये बात कभी ना बोलूं या मानूं, लेकिन मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाऊंगी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डैनी के साथ मेरा रिश्ता कमज़ोर होने लगा है। डैनी की जो वो अब नित्या को मिलने लगा है और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम ये मान कर चलते हैं कि प्यार एक चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं, इसलिए इस बात पर हम यकीन करने लगते हैं। प्यार के साथ सिर्फ एक ही जुड़ी है, ईमानदारी। और ईमानदारी और वफादार दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें से कई लोग ये अंतर नहीं समझ पाते, इसलिए हम में से कोई लोग एक रिश्ते में कभी खुश नहीं रह पाते। लेकिन मैं वफादार और ईमानदार दोनों हूँ। अपना देवता समझदारी से चुनो मिनी, क्योंकि यही देवता तुम्हारे भीतर के राक्षसों से लड़ने में मदद करेगा। मतलब अगर तुम ईमानदार होती तो तुम्हें भीतर ही भीतर इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही होती। तुमने डैनी को सारी बातें बता दी होती, लेकिन अगर मैं ये सारी बातें उसे बता दूँ तो उसे लगा कि मैं सिर्फ जलती हूँ, कमीनी हूँ मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिनी? तुम जलती हो, कमीनी हो, या फिर कि ये डैनी को लगेगा कि तुम ऐसी हो? इस पर रिवाना के पास कोई जवाब नहीं था। क्या मैं ऐसी ही हूँ? अजनबी का जवाब एक लंबे चुप्पी के बाद आया। मुझे क्या करना चाहिए? रिवाना की आवाज़ में चिंता थी। मैं डैनी को खोना नहीं चाहती। कुछ दिन के लिए दूर हो जाओ। कई बार दूरी उन बातों पर रोशनी डालती है जिन बातों पर नज़दीकी रहते हुए हमारी नज़र नहीं पड़ती। जो उसे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा, वो उससे शायद तब दिखाई दे जब तुम दोनों के बीच दूरी हो। यानी कि मुझे उसका साथ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। रिवाना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुमने एक बार मुझे एकांश के अफेयर के बारे में बताया था। मेरा ये मतलब है कि अगर तुम मुझे ये बता सको कि नित्या और डैनी के बीच कोई अफेयर है या नहीं। देखो, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ मेरा शक सही है या नहीं। मुझसे फिर इससे मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। रिवाना को ऐसा लगा कि जैसे उसे बड़ी राहत मिल गई। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूँ? तुम मुझे अपने जॉब से इस्तीफ़ा देकर शुक्रिया अदा कर सकती हो, अजनबी ने कहा। रिवाना ने सुना। उसे समझने में कुछ सेकेंड लगा। जॉब से रिज़ाइन कर दूँ? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ये तुम्हारी जॉब नहीं है मिनी। पहली बार अजनबी की आवाज़ में गुस्सा था। ये नौकरी मुझे कॉलेज में रिक्रूटमेंट के दौरान मिली। मैंने कड़ी मेहनत के बाद, अगर ये जॉब नहीं है तो किसकी है? उसका नाम लेना होगा। मुझे लगा तुम स्मार्ट होती जा रही हो मिनी। रिवाना के होठ हैरानी से खुल गए। ये हिया चौधरी है कौन? मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं, रिवाना ने कहा। वही हमारे बीच की पुल है। तुम मुझसे मिलकर सारी बातें खुलकर मुझे बता क्यों नहीं देते? अगर मैं बता दूं तो इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो मकसद क्या है? कुछ सेकेंडों की खामोशी के बाद अजनबी ने कहा, अपनी कीमत पहचानो मीनी। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है एंड मैं आगे के चैप्टर नेक्स्ट एपिसोड में डालूँगा। आई होप यू गाइज आर लाइक दैट एंड प्लीज़ कमेंट करें। एंड आई चेंज माई फ्लैट। सो ये फ्लैट ना एक सोसाइटी में तो रोड के किनारे है। पुराना वाला मेरा थोड़ा अंदर था, तो वहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजरती थी। तो अभी मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे लाइक शाम में, और मेरा फ़ैन कूलर सब टर्न ऑफ है। सो नाउ
मैं भीग चुका हूँ पसीने से क्योंकि बहुत गर्मी है, बट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आई नो कुछ नॉइज़ भी गया होगा गाड़ियों का, सो सॉरी एंड bear with me, and thank you for being here. Bye bye, take care.